Hello students, this is Sumit Narang from K2S Career Zone and welcome to my YouTube channel. हमने लास्ट लेक्चर में हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. सो कमिंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इट आस्क्स, is the electrostatic potential necessarily zero at a point where the electric field strength is zero? Give example. So क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जरूरी जीरो ही होगा एक पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जीरो. तो क्या ये जरूरी है कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा? तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन ध्यान में लाना है. हमें याद है कि हमने इस चैप्टर में एक रिलेशन किया था जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में हमने एक रिलेशन निकाला था एंड दैट रिलेशन वाज E इज इक्वल टू माइनस dV/dr. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल थी माइनस dV विच इज चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजिशन. तो हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजिशन कह सकते हैं इसको. तो ये है चेंज इन पोटेंशियल. तो V होता है पोटेंशियल और dV होता है चेंज इन पोटेंशियल. तो क्वेश्चन पूछता है कि क्या पोटेंशियल जीरो होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है? तो आंसर विल बी नो. नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पोटेंशियल जीरो होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम E को जीरो कर दें, एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी तो वहां पे माइनस dV/dr जीरो हो जाएगा. इसका मतलब dV/dr का मतलब चेंज इन पोटेंशियल अपॉन चेंज इन पोजीशन जीरो होगा. तो इसका मतलब पोटेंशियल चेंज नहीं करेगा, तो पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है. तो चेंज अगर जीरो है तो अगर वैल्यू सेम रहेगी तो न्यू वैल्यू और ओल्ड वैल्यू अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर जीरो आएगा क्योंकि वैल्यू चेंज नहीं की. तो दैट मीन्स V विल बी कांस्टेंट. सो इट इज नॉट अ नेसेसरली कंडीशन दैट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो द पोटेंशियल विल बी जीरो. तो ये जरूरी नहीं है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां पे पोटेंशियल जीरो ही होगा. पोटेंशियल एक कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है. नाउ आगे उससे क्या पूछा? एग्जाम्पल दो. तो एग्जाम्पल ले लेते हैं. Inside a charged conducting sphere is zero, but potential at any point inside the sphere is same as that on the surface of the sphere. तो एक होलो स्फीयर एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है. होलो स्फीयर में आपको ध्यान होगा जो हमारा होलो स्फीयर है उसके सरफेस के ऊपर चार्ज रहता है और अंदर उसका चार्ज जीरो था. तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसके अंदर. इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो स्फेरिकल शेल. अगर आपको ध्यान हो तो होलो स्फेरिकल शेल में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आई थी, लेकिन होलो स्फेरिकल शेल में पोटेंशियल जीरो नहीं होता है. पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है एज दैट द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर. तो जितनी सरफेस पे पोटेंशियल की वैल्यू होती है बेटा उतनी ही होलोस्फीयर के अंदर पोटेंशियल की वैल्यू होती है. तो मतलब कि स्फेरिकल शेल में एक होलोस्फीयर में पोटेंशियल की वैल्यू तो होती है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे जीरो होती है. तो ये एक एग्जांपल है जो ये शो करता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूरी नहीं है जीरो होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो. अगला क्वेश्चन है, कैन वी प्रोड्यूस हाई वोल्टेज ऑन द ह्यूमन बॉडी विदाउट गेटिंग शॉक? तो क्या हम ह्यूमन बॉडी पे हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना उसको झटका दिए? झटका का मतलब क्या हुआ? शॉक का मतलब क्या होता है? देखो, जब किसी भी जगह पे पोटेंशियल दिया जाता है, ज़्यादा पोटेंशियल दिया जाता है, तो उसके साथ अगर कोई चीज़ कॉन्टैक्ट में है वहाँ पे कम पोटेंशियल है, तो होता क्या है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे चार्ज मूव करना शुरू कर देता है. और जब ये मूवमेंट ऑफ चार्ज होती है तो मूवमेंट ऑफ चार्ज जो होता है वो करंट बना देता है. तो अगर बॉडी में हमारे को जब भी हमारे बॉडी को भी अगर इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्यों लगता है? क्योंकि हमारे एक बॉडी के एंड पे पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है और अर्थ के साथ हमारी बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है. तो अर्थ क्या करती है? सारा जो चार्ज है वो अपनी ओर खींचती है, तो हमारी बॉडी के थ्रू होके चार्ज जाता है तो हमें शॉक लगता है. तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम हाई पोटेंशियल अपनी बॉडी पे ले लें और हमारे बॉडी से अर्थ की तरफ चार्ज ना जाए, मतलब हमें शॉक ना लगे? क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है. अगर हम एक बहुत बड़े इंसुलेटिंग पैड पे खड़े हो जाएं, मतलब कि अर्थ के साथ हमारी बॉडी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आई ना. तो कई बार आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिशियंस भी जब काम करते हैं तो उन्होंने एक रबड़ सोल के शूज़ पहने होते हैं ताकि उनका पैर जो है बेयर फुट, जो मतलब हमारा सीधी बॉडी जो है वो अर्थ के कॉन्टैक्ट में ना आए ताकि चार्ज बॉडी से अर्थ की ओर फ्लो ना करे तो हमें शॉक ना लगे. तो यस, वी कैन प्रोड्यूस हाई वोल्टेज ऑन अ ह्यूमन बॉडी. द पर्सन मस्ट स्टैंड ऑन हाईली इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म. तो बहुत
ही अच्छा इंसुलेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो खड़ा हो, देयरफॉर विद हाई वोल्टेज ऑन द बॉडी नो चार्ज विल फ्लो टू द ग्राउंड थ्रू द बॉडी एंड द पर्सन विल नॉट गेट एनी शॉक। तो किसी भी इंसान को शॉक नहीं लगेगा अगर वो एक बहुत ही अच्छे इंसुलेटिंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और उसको हाई वोल्टेज दे दो तो भी उससे चार्ज फ्लो नहीं करेगा। जब चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो हमें शॉक नहीं लगेगा। अगला क्वेश्चन है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट पॉइंट O एज शोन इन फिगर। तो ये रहा O पॉइंट, तो एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे रख दिया गया है। इज द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। तो एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, तो इस चार्ज के कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा। तो VA जो है A पॉइंट का पोटेंशियल है और VB जो है B पॉइंट का पोटेंशियल है। तो क्या ये पोटेंशियल इज द पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव ऑफ जीरो। तो यहाँ पे पोटेंशियल VA माइनस VB की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो क्या होगी अगर Q पॉजिटिव है और जब Q नेगेटिव है। तो जब Q पॉजिटिव है तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या होगी, क्या वो पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी। और जब Q नेगेटिव हो जाएगा तो VA माइनस VB की क्या वैल्यू का साइन होगा, क्या वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव या जीरो, ये निकालना। तो हम VA माइनस VB निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कैसे निकालते हैं हम, इसका हमने एक फॉर्मूला निकाला था। तो VA जो होगा वो होगा 1/4πε0 Q/r। तो Q चार्ज है ये रहा और जिसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल बन रहा है और R इस पॉइंट की दूरी है, तो O से A की दूरी O है। तो VA की वैल्यू हो गई KQ/OA। तो K क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट जो था 1/4πε0, तो हमने इसको K लिख लिया। Q ये पॉइंट चार्ज है जिसके कारण A पे पोटेंशियल बन रहा है और OA A पॉइंट की दूरी होगी, तो ये VA हो गया। सिमिलरली VB क्या हो गया, VB हो गया KQ/OB। तो दोनों में फ़र्क सिर्फ दूरी का है क्योंकि दोनों के पे ही पोटेंशियल जो है वो चार्ज Q के कारण ही बन रहा है और K भी दोनों में कॉमन ही है। तो इसका मतलब VA माइनस VB किस पे डिपेंड करेगा, 1/OA माइनस 1/OB की वैल्यू। अब इधर से क्लियर है कि OA जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू OB। तो OA इज स्मॉलर देन OB। तो पहली टर्म VA में डिनोमिनेटर छोटा है एज कंपेयर टू VB। तो डिनोमिनेटर जिसमें छोटी वैल्यू होती है तो वो पूरी वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो इसका मतलब VA जो है VB से बड़ा है। तो VA का मैग्नीट्यूड बड़ा है एज कंपेयर टू VB। ठीक है जी, हमें पता लग गया VA का मैग्नीट्यूड VB से बड़ा होगा। अब सपोज करो Q पॉजिटिव है, तो ये Q में यहाँ पे पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, तो VA बड़ा है VB से, माइनस VB होगा उसमें से VB माइनस हो जाएगा तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि VA बड़ा है। तो जब Q पॉजिटिव है तो VA माइनस VB पॉजिटिव आएगा। तो व्हेन Q इज पॉजिटिव VA माइनस VB इज पॉजिटिव। लेकिन जब Q नेगेटिव है तो एक ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे माइनस Q आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस जो है इधर माइनस और Q का माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब अभी क्या होगा, VB वाली टर्म प्लस हो गई और VA माइनस वाली टर्म माइनस हो गई। तो VB में से VA माइनस होगा लेकिन VA तो बड़ा था, VA की मैग्नीट्यूड तो बड़ी है। तो इसका मतलब छोटी पॉजिटिव टर्म में से बड़ी नेगेटिव टर्म माइनस होगी, तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसका मतलब हमारे पास VA माइनस VB की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब जब Q की वैल्यू नेगेटिव होगी तो VA माइनस VB नेगेटिव होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, फिगर गिवन बिलो शोज द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V विद 1/r। तो नीचे एक फिगर दी गई है, ये रही ये फिगर। तो इसमें पोटेंशियल V और 1/r का बीच का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है V और 1/r के बीच में, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम टू चार्जेस Q1 एंड Q2। तो r डिस्टेंस है Q, तो 1/r के साथ रिलेशन दिया हुआ है और r जो है वो दो चार्जेस से दूरी है, Q1 और Q2 से किसी भी पॉइंट की दूरी है। डिटर्मिन, तो हमने क्या डिटर्मिन करना है, वी हैव टू डिटर्मिन द साइन ऑफ Q1 एंड Q2। तो साइन का मतलब कि क्या Q1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है और Q2 का भी साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव, और विच चार्ज हैज लार्जर मैग्नीट्यूड। तो दोनों में से बड़ा चार्ज कौन सा है, ये चीज़ हमने निकालनी है। तो हम इस ग्राफ को स्टडी कर लेते हैं V और 1/r में। तो Q1 ये रहा हमारे पास, ये लाइन शो कर रही है OQ1 और Q2 के लिए OQ2 लाइन शो कर रही है हमें इसका ग्राफ Q2 चार्ज के लिए। तो हम ये क्लियरली देख रहे हैं कि फॉर एनी गिवन पॉइंट हमारे पास अगर कोई भी गिवन पॉइंट है, सपोज यही वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो इसका इंटरसेप्ट यहाँ पे आ गया, इसका ये आ गया 1/r। तो हम ये देखते हैं ये सारा जो ग्राफ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो Q1 चार्ज के कारण ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब V की वैल्यू पॉजिटिव है। लेकिन अगर जब हम ये नीचे वाला देखते हैं तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब Q2 का जो ग्राफ है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो Q2
कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आर के लिए वी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ओ से नीचे क्या है, वो नेगेटिव वैल्यू है। तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव है और Q1 के लिए पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो भी हम देख लेते हैं वी की वैल्यू होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट डिस्टेंट आर फ्रॉम द चार्ज इज गिवन बाय, तो हमें पता है वी की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0 Q/r। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली वी की वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव किस पे डिपेंड करेगी, देखो दूरी तो पॉइंट से हमेशा पॉजिटिव ही लेते हैं हम। ठीक है, दूरी तो हम कहाँ पे मापेंगे तो उसको प्लस ही लेंगे। तो इसका मतलब वी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करेगा क्यू की वैल्यू पे। तो अगर इस चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर चार्ज की वैल्यू नेगेटिव होगी तो वी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो इधर क्लियर है, Q1 के लिए वी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है हमेशा, और Q2 के लिए वी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब Q1 जो है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का चार्ज है और Q2 नेगेटिव है। तो साइन जो है V इज पॉजिटिव फॉर Q1, Q इज पॉजिटिव, तो V पॉजिटिव होगा अगर Q पॉजिटिव होगा। देयरफॉर फ्रॉम अबव फिगर वी फाइंड दैट Q1 इज पॉजिटिव एंड Q2 इज नेगेटिव। तो यहाँ से हमें पता लग गया V पॉजिटिव होगा तो Q पॉजिटिव होगा, V नेगेटिव होगा तो Q नेगेटिव होगा। तो V1 पॉजिटिव है तो इसका मतलब Q1 भी पॉजिटिव होगा, और V2 नेगेटिव होता है तो Q2 नेगेटिव है। ठीक है जी। अब हमारे पास हमने सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है मैग्नीट्यूड किसका बड़ा है, तो कौन सा बड़ा मैग्नीट्यूड का चार्ज है। अभी हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट कोई r दूरी पे ले लेते हैं। तो सपोज करो ये हमारा जो ये पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस r, तो ये 1/r की वैल्यू ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 1/r। ठीक है ना, r दूरी पे है तो दोनों सेम दूरी पे हैं, तो दोनों चार्जेस से एक पॉइंट सेम दूरी पे है तो 1/r भी सेम ही हुआ। ठीक है ना, अगर 2 उसकी डिस्टेंस है सपोज 2 सेंटीमीटर तो 1/2 सेंटीमीटर हो गया, तो O से 1/2 सेंटीमीटर ले लिया। तो इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग वहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो इसका अगर हम इंटरसेप्ट लें, ये x का इंटरसेप्ट है तो इधर हमें कॉरस्पॉन्डिंग y पे जो इंटरसेप्ट आएगा वो पोटेंशियल बताएगा। तो ये हमने y पे पोटेंशियल ले लिया Q1 के कारण, और वहीं पे सिमिलर 1/r की वैल्यू के लिए हमने V2 ले लिया यहाँ पर Q2 के कारण। तो क्लियर है कि अगर 1/r सेम वैल्यू का है तो V1 ये रहा और V2 ये रहा, तो यहाँ से क्लियर है कि V2 जो है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू V1। तो V2 बड़ा है V1 के, और ये पोटेंशियल डिपेंड किस पे करता है, पोटेंशियल डिपेंड करता है Q और R पे, लेकिन R तो हमने सेम ले लिया, 1/4πε भी सेम है। तो V किसका बड़ा होगा, जिसका Q बड़ा होगा। तो V1 Q1 पे डिपेंड करेगा और V2 Q2 पे, जिसका पोटेंशियल बड़ा उसका चार्ज बड़ा। तो यहाँ पे पोटेंशियल किसका बड़ा है, V2, क्योंकि सेम 1/r लिया हमने या सेम r लिया, कुछ मर्जी कह लो। तो सेम 1/r की वैल्यू के लिए V2 बड़ा होता है एज कम्पेयर टू V1, इसका मतलब Q2 चार्ज Q1 चार्ज से बड़ा है। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ r वी फाइंड दैट द अबव फिगर दैट V2 इज ग्रेटर देन V1, देयरफॉर Q2 इज ग्रेटर देन Q1। तो यहाँ से क्लियर हो गया Q2 जो है वो Q1 से बड़ा है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे पूछता है two charges of magnitude -2q and +q are located at point A0 and 4A0 respectively। तो इसका मतलब दो पॉइंट चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड -2q है और एक का +q है, ये प्लेस किए गए एक पॉइंट A0 पे, तो -2q A0 पॉइंट पे रखा गया है और +q 4A0 पे रखा गया है। What is the electric flux between due to charges through a sphere of radius 3a with its center at origin। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो एक स्फीयर से एसोसिएटेड जिसका रेडियस 3a है और वो सेंटर उसका ओरिजिन पे। ठीक है जी। तो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में पहले ये चार्ज रख लेते हैं। -2q चार्ज A0 पे रखा हुआ है और +q 4A0 पे रखा है, तो इसका मतलब उसका x इंटरसेप्ट a है और y 0 है। तो हम ये देखो ये हमने फिगर बना ली, इस फिगर में हमारे पास क्या हो गया, ये O हो गया हमारे पास। ठीक है, ये इसका ओरिजिन हो गया। तो पहला A0 पे चार्ज -2q रखा हुआ है, और फिर हमारा 4a पे 4a 0, तो ये 0 4a ये वाला पॉइंट हो गया, उधर +q रखा है। तो उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ कर दिया गया जिसकी रेडियस है 3a। तो ये देखो a 2a और 3a, ये रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। ये तो ये सर्कल ड्रॉ कर दिया, इस सर्कल का रेडियस है 3a। तो क्लियरली हम क्या देख पा रहे हैं, इस 3a रेडियस के सर्कल के अंदर कितना चार्ज है। देखो हमें गॉस थ्योरम का ध्यान करना है। तो गॉस थ्योरम क्या कहती थी, गॉस थ्योरम कहती थी द सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द एरिया।
ठीक है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है। हमने ये भी देखा था कि अगर कोई बाहर चार्ज पड़ा है सरफेस के तो वो कोई भी एरिया के तो वो फ्लक्स एसोसिएट नहीं करता। तो इस सर्कल के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कौन करेगा, सिर्फ -2q चार्ज के कारण होगा। तो फ्लक्स की वैल्यू होती है phi इजिकल टू -2q बाई एप्सिलॉन। तो 1/एप्सिलॉन टाइम टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज -2q है। So here only charge -2q is enclosed by the sphere of the radius 3a. So by Gauss theorem phi e is equal to -2q upon epsilon r. तो यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। जो +q चार्ज है वो इस सर्कल से बाहर पड़ा है, तो उसके कारण इस सर्कल के साथ कोई भी इस स्फीयर के साथ कोई भी फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the electrostatic potential due to electric dipole at an equatorial point? तो इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, तो इक्वेटोरियल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो इक्वेटोरियल लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे लाई करता है। तो इक्वेटोरियल लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा तो उधर पोटेंशियल कितना होना चाहिए, तो पोटेंशियल कितना होगा इक्वेटोरियल लाइन। तो आपको ध्यान होगा हमने एक टॉपिक किया था जिसमें हमने पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला। तो ये देखिए, ये हमने एक टॉपिक किया था जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल निकाला था। तो एक पॉइंट पी लिया था जो सेंटर से एंगल थीटा पे, ठीक है जी। तो अगर यही पॉइंट अगर इक्वेटोरियल लाइन पे होता तो इक्वेटोरियल लाइन सेंटर से पास करती एक नॉर्मल लाइन है, तो ये पी पॉइंट सेंटर के साथ कितना एंगल बनाता 90। देखो एक नॉर्मल होता तो पी पॉइंट कोई भी पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे होगा तो वो सेंटर के साथ एंगल कितना बनाएगा 90। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने यहाँ पे अगर निकाला था तो उसका हमारे पास रिलेशन क्या आया था वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास रिलेशन आया था V इज इक्वल टू पी कॉस थीटा अपॉन 4πε0r², जहाँ पे r जो है वो पॉइंट की दूरी थी सेंटर से, p डाइपोल मोमेंट थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की, और थीटा वो एंगल था पॉइंट का सेंटर के साथ। तो हमने देखा पॉइंट अगर इक्वेटोरियल लाइन पे है तो वो कितना एंगल बनाएगा 90, और cos 90 हो जाएगा, cos 90 का 0, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना पोटेंशियल होता है 0। सो अल्टीमेटली द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बिकम्स आउट टू बी इक्वल टू 0, तो वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ होलो मेटल स्फीयर of radius 5 cm is charged such that potential on its surface is 10 volt। तो एक होलो मेटल स्फीयर जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसको चार्ज किया गया सच दैट उसके सरफेस के ऊपर 10 वोल्ट पोटेंशियल आ गया। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो स्फीयर के सेंटर पे कितना पोटेंशियल होगा। तो ये चीज़ आपने हमेशा ध्यान रखनी है। इससे पहले भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि एक होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती लेकिन पोटेंशियल होता है, और वो सेम होता है एज दैट ऑफ द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द होलो स्फीयर। तो सरफेस पे जितना पोटेंशियल होता है उतना ही पोटेंशियल होलो स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे सेम होता है। तो 10 वोल्ट पोटेंशियल ही होगा होलो स्फीयर के अंदर, एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इनसाइड द होलो स्फीयर एंड एट सरफेस। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है लेकिन पोटेंशियल सेम होता है, जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही होलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर, गिव रीजन। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको ध्यान होगा ऐसा सरफेस होता है जिस पर पोटेंशियल सेम होता है। तो इसका मतलब एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में कितना वर्क करना पड़ता था 0। और हमने ये देखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में एंगल जो होता था वो 90 होता था। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस की हमेशा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो नॉर्मल होती है। तो क्या दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं? इससे पहले भी हमने बात की थी जब हम थ्योरी कर रहे थे, जब हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया था कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो। वाई नो? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमें दिया हुआ है तो अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है एट एनी गिवन पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हम क्या करेंगे, हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट कर जाते हैं, तो दो सरफेस इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक लाइन बन जाती है, मतलब ठीक है ना, दो सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो वो एक लाइन बना देंगे। तो उस लाइन पे कोई भी पॉइंट आप लोगे तो उस पॉइंट पे दो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकोगे। तो एक पहले सरफेस के कारण निकाल पाओगे, एक दूसरे सरफेस के कारण। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट वहाँ पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगे और विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक पॉइंट पे दो
डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते। तो द आंसर इज नो, एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी ऐसा ही हमने कंसेप्ट दिया था। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी हमने देखा था कि उसके किसी पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता देती है। तो जब वो दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सिमिलर इज द केस विद हेयर, इसका भी कुछ कंसेप्ट वैसा ही है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के नॉर्मल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो दो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, विच इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई वी कैन से दैट टू इक्विपोटेंशियल सर्फेसेज नेवर क्रॉस ईच अदर या नेवर इंटरसेक्ट। सो दीज आर सम कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आवर चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स। होपफुली आपको अब कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। आने वाले लेक्चर में हम हमारा अगला चैप्टर कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। Thank you for watching this video. Do like and share my video and also subscribe to my channel. Thank you very much.